स्टूडेंट हम लोग अपना जो लास्ट बैंकिंग के फंक्शन है हमने पढ़ लिए। उसके कौन कौन से फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सोशल फंक्शन और लास्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, जिसका आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। ठीक है ना। हमारे देश में अब जो एक नया रूप आ रहा है करेंसी का, वो क्या आ रहा है? प्लास्टिक करेंसी का। प्लास्टिक करेंसी समझते हैं? प्लास्टिक करेंसी होती है जैसे डेबिट कार्ड हुए, क्रेडिट कार्ड हुए, तो ये प्लास्टिक करेंसी में आते हैं। ठीक है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, ट्रेंड में आ गया है। और जब से कोरोना आया है उसके बाद से तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी है, क्योंकि करेंसी को टच करना भी लोग क्या समझ रहे हैं, एक डेंजर का साइन समझ रहे हैं। तो सब लोग गूगल पे से या ई बैंकिंग के थ्रू क्या करते हैं, कहीं पे भी करते हैं तो अपनी पेमेंट करते हैं। ठीक है ना। आप करते हैं ना, पेटीएम करते हैं, पेट्रोल भरवाने में छोटी दुकान के आगे भी आप पेटीएम का साइन देखेंगे, जिसमें से आप मोबाइल से अपनी क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो ई बैंकिंग का आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, महत्व हो गया है। तो ई बैंकिंग होती क्या है ये आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि हम इसको डे टू डे लाइफ यूज़ कर रहे हैं। अब कोई भी बिजली बोर्ड में जाके बिजली की लाइनों के लिए बिल नहीं भरवाते। पहले क्या होते थे, पूरा पूरा दिन लग जाता था लाइन में खड़े खड़े बिल सबमिट करने के लिए। आजकल क्या होता है, आपके मोबाइल पे बिल आता है, आप मोबाइल से उसकी क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। कोई भी मतलब कि आज की डेट में भी 10 या 20% लोग ही ऐसे होंगे जो अपना मोबाइल बाहर से रिचार्ज करवाते हैं, वरना सभी लोग क्या करते हैं, खुद से ही मोबाइल रिचार्ज करने लगे हैं ना ये सब चीज़ें। तो इन सब को क्या कहा जाता है, ई बैंकिंग कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा जाता है, जिसमें हम इंटरनेट की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहायता से क्या करते हैं, अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। और इसके लिए बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं। ईएफटी देखिए, जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को इस बारे में पता होगा। तो आप लोग के घर में जो भी अगर है कोई, तो वो उसमें देखेगा कि वो ईएफटी वगैरह यूज़ करते हैं। ईएफटी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये फुल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए। इस सिस्टम के अंडर मनी कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। द फॉलोइंग ऑफ द चीफ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट क्रेडिटिंग एंड डेबिटिंग। यानी कि इसके थ्रू क्या किया जाता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट किए जाते हैं। क्रेडिट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए डिविडेंड ऑफ शेयर देना है, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना है, सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, कमीशन देना है। देखिए आज की डेट में जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी मतलब कि आप ये लगा के चलिए, अगर आप स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो भी हैं, उसमें सैलरी कैश नहीं दी जाती। सैलरी कहाँ दी जाती है, उनके अकाउंट में आती है। ठीक है ना। हम लोग हैं, हम लोगों की सैलरी कहाँ आती है, अकाउंट में आती है। क्यों? क्योंकि ये सब किसके एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्रेडिट के, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। अब किसी बंदे को दुकान पे जो काम कर रहे हैं उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको कभी भी कैश में 5,000 या 10,000 या 50,000 की सैलरी नहीं दी जाती। सैलरी डायरेक्ट आपकी किस में आती है, अकाउंट में आती है। तो उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट क्रेडिट। पेंशन वगैरह आती है, आपने सुना होगा ना। अब तो हमारी सरकार ने भी क्या कर दिया, जो वृद्धावस्था पेंशन होती है या बेरोज़गारी भत्ता वगैरह होता है और होता है, तो कोई भी कैश में नहीं आता, सब क्या आता है, उन सबके अकाउंट में आता है। एलपीजी की जो सब्सिडी होती है वो क्या आती है, अकाउंट में आती है। तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, डायरेक्ट क्रेडिट होते हैं। डायरेक्ट डेबिट का मतलब क्या होता है, खर्चा। आपको ये पता ही चल गया अकाउंट्स पढ़ने के बाद। तो अगर खर्चा किया जाता है तो वो भी क्या हो जाते हैं, सीधे हमारे बैंक अकाउंट में से माइनस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी मैंने आपको बताया कि आजकल टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल होते हैं, लोन की इंस्टॉलमेंट है, इंश्योरेंस है, मेंबरशिप, क्रेडिट कार्ड, कुछ बड़े बड़े स्कूलों में तो फ़ीस भी किसके थ्रू दी जाती है, डायरेक्ट डेबिट के थ्रू दी जाती है, कि पेरेंट्स के अकाउंट से किस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। हमारे स्कूल ने भी ये रूल फॉलो किया था जब कोरोना ज़्यादा पीक पे था, तो उस टाइम पे यही था कि आप अपने डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके, इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, डायरेक्ट डेबिट होते हैं। पेमेंट ऑन ड्यू डेट हो जाती है, कोई भी लॉस नहीं होता इन ट्रांजिट, मिस हैंडलिंग नहीं होती कैश की, एफर्टलेस ट्रांजेक्शन है, नो एक्सपेंसेस ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये तो सब आपको समझ ही आ गए होंगे। कैश भी ख़राब नहीं होता है, कोई हमें खर्चा भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, टाइम भी बहुत कम लगता है।
तो ये सब है आपके इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसके बाद है एटीएम, जो कि सभी को पता होगा 24 आवर्स काम करने वाली मशीन होती है एटीएम, जो कि बैंक्स अपनी तरफ से लगाते हैं। अब इससे बैंक का काम बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। पहले लोगों को क्या करना पड़ता था, पैसे निकालने अकाउंट में तो कहाँ जाते थे, बैंकों में भीड़ लगी रहती थी बैंक्स में। अब कोई नहीं जाता बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, सब अपना एटीएम की मशीन में जाते हैं और वहाँ से पैसे निकालते हैं। एक टाइपिंग करते हैं पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, जिसको हम कहते हैं पिन। ये आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। इसके लिए कार्ड को इंसर्ट किया जाता है, 24 घंटे काम करती है। इससे बैंकों का काम क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है, हाफ रह गया है केवल। और एटीएम डे टू डे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। डेबिट कार्ड, एक तरह से एटीएम कार्ड को ही हम डेबिट कार्ड भी कह देते हैं। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जिस कार्ड से हम अपने अकाउंट में से रुपए निकाल सकते हैं। तो एटीएम और डेबिट कार्ड लगभग सेम ही होते हैं। ये एटीएम मशीन के बारे में बताया, कार्ड के बारे में बताया गया है। द कस्टमर मेक इमीडिएटली पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज एंड सर्विसेज ऑब्टेन ऑन डेबिट कार्ड प्रोवाइडेड द टर्मिनल फैसिलिटी अवेलेबल विद द सेलर। तो होता है ना कि आप कहीं किसी शॉप पे जा रहे हैं, बड़ी मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो लोग कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो वो क्या होएगा, तुम्हारा डेबिट कार्ड होता है। इसके थ्रू जो मनी है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, परचेज़र के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। डेबिट कार्ड कैन आल्सो विड्रॉन विद फ्रॉम द एटीएम। डेबिट कार्ड से पैसे आप एटीएम से भी निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में अंतर होता है। देखिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है। डेबिट कार्ड का मतलब क्या है कि अगर आपके अकाउंट में 20,000 है तो इस कार्ड से आप 20,000 की पेमेंट ही कर सकते हैं, ठीक है, वो हुआ डेबिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये बैंक इशू करता है अपने उन कस्टमर्स को जो गुड रेपुटेशन को एंजॉय करते हैं। आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, बैंक से फैसिलिटी ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड की, यानी कि उनको इतनी लिमिट दे दी जाती है कि अगर उनके अकाउंट में 20,000 रुपये है तो वो उस कार्ड के थ्रू 40,000 की पेमेंट भी कर सकते हैं। और बाद में बैंक को वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में जो बैलेंस 20,000 है उसकी क्या करते रहते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कस्टमर शुड हैव ए मनी in bank in order to get a credit card. दिस इज़ सॉर्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक तरह से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। विद द हेल्प ऑफ द कार्ड होल्डर कैन बाय और ऑब्टेन सर्विसेज। द नेम ऑफ इशूइंग बैंक इस पे लिखा होता है, होल्डर का नाम लिखा होता है, उसकी आइडेंटिटी इसके साथ लिखी हुई होती है, कितने टाइम तक ये क्रेडिट कार्ड वैलिड रहेगा ये भी इस पर लिखा होता है। क्रेडिट कार्ड होल्डर कीप ऑन डिपॉजिटिंग द मनी यूज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक। यानी कि जितना उसने क्रेडिट कार्ड से मनी यूज़ करी है वो बैंक के साथ जो उसका एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या करवाता रहता है, जमा करवाता रहता है। टेली बैंकिंग क्या है, आप कभी भी बैंक के पास टेलीफोन मिलाकर ये पूछ सकते हैं कि उसकी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई है। कोर बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। कोर बैंकिंग क्या होता है, कोर बैंकिंग का मतलब होता है, कंप्लीट नेम जो कोर बैंकिंग का है वो है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, CBS इसको कहा जाता है। पॉपुलर ये किस नाम से है, CBS है। इसमें जो एक व्यक्ति होता है वो किसी ब्रांच का ग्राहक ना होकर पूरे बैंक का ग्राहक बन जाता है। अब इसको समझने का क्या तरीका है, देखिए, ब्रांच का मतलब SBI की एक ब्रांच दादरी में है, ठीक है, तो आप किस ब्रांच के ग्राहक हुए, SBI दादरी ब्रांच के। लेकिन जब आप कोर बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप SBI के ग्राहक हैं, ना कि एक ब्रांच के। तो इसमें जो ग्राहक है वो किसी एक ब्रांच का ग्राहक ना बन के क्या बन जाता है, बैंक का कस्टमर बन जाता है। बैंकिंग कन्वीनियंस बाय चेंजिंग द स्टेटस ऑफ द कस्टमर फ्रॉम द कस्टमर ऑफ ब्रांच टू द कस्टमर ऑफ द बैंक। यानी कि उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, वो एक ब्रांच का ग्राहक ना रहकर क्या बन जाता है, बैंक का ग्राहक हो जाता है। और इससे फैसिलिटी जो मेन बेनिफिट है वो क्या होती है, इससे स्पीडी हो जाती है फैसिलिटी। इन दिस सिस्टम कस्टमर ओपन करता है एक ब्रांच में और वो अपने इस अकाउंट को कहीं पे भी क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। मान लीजिए आपने दादरी में खुलवा रखा है अपना अकाउंट और आप अब गए हुए चंडीगढ़ और आपको अपनी पासबुक पूरी करानी है, तो आप चंडीगढ़ के SBI की ब्रांच में जाके भी अपनी पासबुक को पूरा करवा सकते हैं, बिकॉज यू आर द कस्टमर ऑफ द बैंक नॉट ए ब्रांच, ठीक है, क्योंकि आप कस्टमर किसके हैं, बैंक के हैं। इट इज़ इमटेरियल विद द ब्रांच ऑफ द बैंक द कस्टमर डील्स विद व्हेन ही और शी CBS ब्रांच कस्टमर। अगर वो CBS कस्टमर है, एक यूनिक कस्टमर ID उसको आइडेंटिफाई की जाती है। CBS जो कस्टमर होता है उसको यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, विद गिव्स द कस्टमर एज टू ओपनिंग एनी अकाउंट विद एनी CBS ब्रांच विदाउट नेसेसिटी ऑफ द फोटोग्राफ और इंट्रोडक्शन। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो ग्राहक है अगर वो कहीं और भी SBI में अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उसको किसी भी फ़ोटोग्राफ या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, उस ID से ही उसका क्या खुल जाता है, वहाँ पर अकाउंट खुल जाता है।
इसकी फैसिलिटी क्या होती है, वो कहीं से भी क्या कर सकते हैं, सीबीएस ब्रांचेस से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो सकता है कंट्री में कहीं पर भी, पासबुक कहीं से भी अपडेट करा सकते हैं, और सेंट्रलाइज कॉर्पोरेट लिमिटेड कैन बी ऑपरेटेड एनीवेयर अक्रॉस द ब्रांचेस। ठीक है, तो ब्रांचेस में कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एनईएफटी और आरटीजीएस, ये जो कि यूज़ होता है काफ़ी। तो एनईएफटी का मतलब क्या होता है आपका, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। आपको इसकी फुल फॉर्म लर्न होनी चाहिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये रेफ़र करता है नेशन वाइड सिस्टम डेट फैसिलिटी इंडिविजुअल फर्म और कंपनीज टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल और कंपनी हैविंग एन अकाउंट विद अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री। यानी कि ये भी क्या है, देखो जो ईएफटी था, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र था, वो मेनली यूज़ किया जाता है बिल वगैरह भरने, सैलरी भरने या डिविडेंड पे करने, इन सब के लिए। लेकिन मान लीजिए आपको किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं बड़ी अमाउंट के, तो वो क्या किया जाता है, किससे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए की जाती हैं। इसके थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू एक इंडिविजुअल फर्म या कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकती है एनी ब्रांच, किसी भी बैंक की ब्रांच में जिसमें उस कंपनी का क्या होता है, अकाउंट होता है। एनईएफटी जो सेटल करती है ट्रांजेक्शन, वो बैचेज़ में करती है। बैचेज़ का मतलब, मान ली उसका जो वर्किंग आवर्स होते हैं, इसके लिए मैं पहले आपको इसके वर्किंग आवर्स बताती हूँ। इसके वर्किंग आवर्स होते हैं 9 बजे से लेकर 7 बजे तक, और ये 5 डेज़ ड्यूरिंग सैटरडे। यानी कि ये 5 दिन तो कितने बजे तक काम करते हैं, 9 से लेकर 7 बजे तक, और सैटरडे के दिन ये काम करते हैं 9 से लेकर 1 बजे तक। और ये हमेशा क्या करते हैं, बैचेस में काम कंप्लीट करते हैं। यानी कि इनकी सेटलमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होती है। मान लीजिए जैसे कि 9 से लेकर 7 तक ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने कितने बैच बना लिए, 7 बैच बना लिए, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, 7 बैचेस बना लिए। तो ये नहीं है कि ये जैसे ही तुमने एनईएफटी करवाया वैसे ही तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले बहुत सारे एक बैच इकट्ठा कर लेंगे, मान लो कि 50 ट्रांजेक्शन एनईएफटी की इन्होंने 1.5 घंटे के अंदर इकट्ठी कर ली। फिर उन ट्रांजेक्शन को इकट्ठा ये क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। तो देखो एनईएफटी के फीचर्स बता रखे हैं। एनईएफटी बीइंग ए पार्ट ऑफ एनईएफटी फंड ट्रांसफ़र नेटवर्क, ए बैंक ब्रांच हैज़ टू बी एनईएफटी एबल्ड। यानी कि एनईएफटी की फैसिलिटी वही बैंक दे सकते हैं जिनके पास, जिस ब्रांच के पास ये फैसिलिटी होती है। कोई इंडिविजुअल या फर्म कंपनी मेंटेन करना होता है बैंक ब्रांच कैन ट्रांसफ़र फंड एनईएफटी, बट इवन सच इंडिविजुअल फर्म और कंपनीज who do not have a bank account also deposit cash at NEFT branch with instruction to fund transfer in using NEFT। वैसे तो NEFT के लिए क्या ज़रूरी होता है कि उस ब्रांच के अंदर उस कस्टमर का, फर्म का या कंपनी का क्या हो, अकाउंट हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना एनईएफटी करवा सकते हैं। ओनली इंडिविजुअल फर्म और कंपनी बैंकिंग मेंटेन एनईएफटी एनेबल्ड बैंक ब्रांच कैन रिसीव फंड थ्रू एनईएफटी सिस्टम। यानी कि जिस बैंक में आप अगर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, मान लो ए और बी को पैसा ट्रांसफ़र करने हैं, तो ए के बैंक में भी एनईएफटी की फैसिलिटी होनी चाहिए और बी के बैंक में भी एनईएफटी की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी वो पैसा क्या हो सकता है, उस ब्रांच के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। समझ में आए? यानी कि जहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है और जिस ब्रांच में पैसा ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है, उन दोनों बैंकों के पास एनईएफटी की फैसिलिटी का सिस्टम होना चाहिए। इन केस इफ़ एनी हैज़ ए बैंक अकाउंट then there is no limit either minimum or maximum or amount fund could be transferred using NEFT। अगर किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट उसी में ही है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और इन केस इफ़ एनी वन डज़ नॉट हैव ए बैंक अकाउंट, तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50,000 ही वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर उसी बैंक में अकाउंट है तो वो कितना भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट नहीं है तो कितना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, केवल 50,000 का। NEFT की 1 लाख तक अमाउंट कितनी चार्ज लगते हैं, ₹5 प्लस सर्विस टैक्स, 1 से 2 लाख पर 15 प्लस सर्विस टैक्स, और 2 लाख से ज़्यादा का करते तो 25 प्लस सर्विस टैक्स। नो चार्ज बी लिव्ड बाय बेनिफिशियरी और रिसीवर ऑफ द फंड। यानी कि जो रिसीव करता है उससे ये चार्ज नहीं लिए जाते। फ़ॉरेन में आप NEFT के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और NEFT हमेशा किस में सेटल करते हैं, अपने अकाउंट बैचेस में सेटल करते हैं। तो ये है आपका NEFT। अब इस चैप्टर का एक ही टॉपिक रह गया है, RTGS, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी अच्छे से। ठीक है।